हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। आज हम मास्टर ऑफ फार्मेसी ब्रांच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट कोड MPC 204 यानी कि सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर टोटल 75 मार्क्स का होता है और इसे 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है। पेपर में आप देख सकते हैं टोटल 3 सेक्शन होता है। सेक्शन A, नेक्स्ट है आपका सेक्शन B एंड थर्ड होता है आपका सेक्शन C। यहाँ पे आपको इन तीनों ही सेक्शन को अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए अब हम यहाँ पे सेक्शन A को सॉल्व करते हुए चलते हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर से देखकर सॉल्व करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके रिपीट करता है। ठीक है, खास तौर से सेक्शन A। तो हम यहाँ पे सेक्शन A के सारे क्वेश्चंस का आंसर आज देखेंगे। हमारा यहाँ पे सेक्शन A में क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो हमारा सेक्शन A जो होता है वो 10 क्वेश्चन कैरी करता है और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हमारा सेक्शन A 20 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप इन्हें अच्छे से लिखती हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स मिलने का चांस रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का A है हमारा, इनलिस्ट द मेन इम्प्योरिटीज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन एनी API, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उन्हें बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर 1A यहाँ पे लिखा है, हियर आर सम कॉमन इम्प्योरिटीज़ दैट मे बी प्रेजेंट इन एनी API। यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ दिए गए हैं जो कि आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में मिल सकते हैं, पाए जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी आपका इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है यूज्ड इन द सिंथेसिस, ड्यूरिंग द सिंथेसिस। सेकेंड है हैवी मेटल्स लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम यूज्ड एज कैटालिस्ट इन द सिंथेसिस प्रोसेस। सिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे यदि हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, लाइक हैवी मेटल्स यूज कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है। थर्ड है आपका डिग्रेडेशन ऑफ API ड्यूरिंग स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग कॉजेज इम्प्योरिटी। तो अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में कोई डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, जब आप उसको स्टोर किए हुए हैं या फिर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे भी इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस होते हैं। लास्ट है आपका रीएजेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस प्रोसेस सच एज एसिड, बेसिस और अदर केमिकल्स। तो आप यदि कोई रीएजेंट यूज कर रहे हैं सिंथेसिस प्रोसेस में, तो वहाँ पे जो आप रीएजेंट यूज कर रहे हैं लाइक एसिड, बेस या फिर कोई अदर केमिकल, तो वहाँ से भी आपके इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा सा आंसर लेकिन पूरा है। यहाँ पे आपका कोई भी मार्क्स काटने का बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है। तो इतना आंसर यदि आप याद करें तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन B। ये मेंशन द टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन मेंशन करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो B का आंसर होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसेस वैलिडेशन का डेफिनेशन देंगे। क्या होता है प्रोसेस वैलिडेशन? अ डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम दैट प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट अ स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मीटिंग इट्स प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। यानी कि प्रोसेस वैलिडेशन जो होता है एक डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप हाईली एश्योर होते हैं कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक है और सही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइप्स देखें तो यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स होते हैं प्रोसेस वैलिडेशन के। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। क्या होता है? कंडक्टेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन टू इंश्योर द प्रोसेस मीट्स स्पेसिफिकेशन। तो ये आपके कंडक्ट किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के जस्ट पहले, इसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। सेकेंड होता है आपका कंकरेंट वैलिडेशन, कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू इंश्योर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हमारा प्रोसेस चलता रहता है उस टाइम हम करते हैं ये अपना देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि हमारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में सही सही चल रहा है। थर्ड होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। ये होता है आपका कंडक्टेड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन टू डिमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट आउटपुट। ठीक है, ये आपका जब प्रोसेस चलता रहता है उसके बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है आउटपुट जो है वो सही से चल रहा है। फोर्थ होता है आपका रीवैलिडेशन टू इंश्योर द प्रोसेस रिमेन वैलिड एंड इफेक्टिव। ये हमारा इंश्योर करने के लिए होता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो वैलिड है वो और इफेक्टिव है। तो बहुत ही छोटा सा आंसर था लेकिन पूरा एग्जैक्ट जितना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपर उसका आंसर है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन C है, विच टाइप ऑफ सबस्टेंसेस आर
प्रोसेस्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा कैसे सब्सटेंसेस को प्रोसेस्ड किया जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सी का। इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री स्टीम डिस्टिलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वोलाटाइल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है वो किसकी प्रोसेसिंग के लिए होता है। तो वोलाटाइल्स ऑयल लाइक मिथेनॉल एंड यूकेलिप्टस ऑयल को डिस्टिलेशन करने के लिए यूज होता है। इसेंशियल ऑयल लाइक लेवेंडर ऑयल्स होते हैं, इनको डिस्टिलेशन करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स यदि हैं लाइक इमिजिबल विथ वाटर, तो यहाँ पे हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर ऑफन हीट सेंसिटिव एंड स्टीम डिस्टिलेशन अलाउड फॉर जेंटल सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विदाउट डिग्रेडेशन। तो हम जनरली हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेज को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं और ये बिल्कुल जेंटल सेपरेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। फर्स्ट का डी कह रहा है हाउ डू सॉल्वेट डिफर फ्रॉम हाइड्रेट। सॉल्वेट हाइड्रेट से कैसे अलग होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट के क्वेश्चन डी का आंसर है ये सॉल्वेट वर्सेस हाइड्रेट। सॉल्वेट क्या होता है और हाइड्रेट क्या होता है, पहले ये जान लेंगे तो हम इसका डिफरेंस भी जान लेंगे। सॉल्वेट क्या होता है। अ सॉल्वेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड that contains a solvent molecule, for example water, ethanol, acetone within its crystal lattice structure। तो जो सॉल्वेट होता है वो क्या करता है कि अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, कोई आपका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है और वो सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है और एसीटोन भी हो सकता है। ठीक है, अब हाइड्रेट क्या होता है। हाइड्रेट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्वेट। देखिए ये सॉल्वेट का एक टाइप हो गया। ठीक है, वेयर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज वाटर, जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल और केवल वाटर ही होगा, जबकि सॉल्वेट में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था ये वाटर, इथेनॉल या एसीटोन कुछ भी हो सकता था उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ। लेकिन पे जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल वाटर रहेगा तो हम उसे स्पेसिफिक हाइड्रेट टर्म देते हैं विद इन देयर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अगर कोई मतलब कि आपका कंपाउंड है उसके क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर सॉल्वेंट के रूप में वाटर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रेट। यानी कि अगर हम लोग की डिफरेंस की बात करें यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं सॉल्वेट कैन कंटेन वेरियस सॉल्वेंट। ठीक है, वाइल हाइड्रेट स्पेसिफिकली कंटेन वाटर। सॉल्वेट जो होता है वो कोई भी सॉल्वेंट अपने क्रिस्टल लैटिस के अंदर रख सकता है, जबकि हाइड्रेट पर्टिकुलर वाटर को अपने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर रखता है। तो ये था आपका मेजर डिफरेंस बिटवीन द सॉल्वेट एंड हाइड्रेट। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई क्वेश्चन है आपका विच मिक्स्ड एसिड आर यूज फॉर नाइट्रेशन। बहुत कॉमन रिएक्शन है, पूछ रहा है कि नाइट्रेशन रिएक्शन के दौरान पे कौन से मिक्स्ड एसिड का यूज किया जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर है आपके फर्स्ट ई का। इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री द मिक्स्ड एसिड यूज फॉर नाइट्रेशन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी नाइट्रेशन में जो मिक्स्ड एसिड यूज होता है वो आपका होता है पहला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड दूसरा नाइट्रिक एसिड जिसे हम लोग HNO3 बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है द मिक्सचर इज कॉमनली यूज फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इस एसिड मिक्सचर का यूज हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन में करते हैं वेयर द सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो आपके एक कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से यूज होता है, while the nitric acid provide the nitronium ion that is NO2+ for the nitration reaction। और यहाँ पे जो HNO3 आपका लिया गया है वो आपको प्रोवाइड कराता है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, जो कि नाइट्रेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल के लिए तो हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। जब हम बेंजीन रिंग को HNO3 और H2SO4 यानी मिक्स्ड एसिड से जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा यहाँ पे NO2 ग्रुप आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है और ये मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, बहुत ही ईजी था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ, इन्यूमरेट टाइप ऑफ हेलोजिनेशन। यहाँ पे कितने टाइप के हेलोजिनेशन होते हैं हमें बताना है। तो आइए इसका भी आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हेलोजिनेशन होता क्या है। कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस अ हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनटू अ मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे हम हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर और इससे हमें एक न्यू कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ हेलोजन की बात करें तो ऑब्वियसली ये 4 टाइप्स के होंगे, क्योंकि हेलोजिनेशन में हम इन्हीं 4 एटम्स को ऐड करेंगे। हेलोजन ग्रुप में यही 4 एटम आते हैं और इन्हीं चारों एटम्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसलिए टाइप्स ऑफ हेलोजन में हम बोलेंगे ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन इनटू अ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ, चाहे तो आप सभी के अंदर एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं, ऐसे क्लोरीन ऐड करा के फ्लोरीन, जैसे इस एग्जांपल में मैंने ब्रोमिनेशन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो आप फ्लोरीनेशन में आप यहाँ ब्रोमीन की जगह पे क्या आप फ्लोरीन रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन में आपको फ्लोरीन का एडिशन कराना होता है। क्लोरीनेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कराएंगे तो आप उसको क्लोरीनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रोमिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन इनटू अ मॉलिक्यूल, इसे हम ब्रोमिनेशन कहते हैं। और लास्ट है आपका आयोडीनेशन, इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीन इनटू अ मॉलिक्यूल, इसे हम बोलेंगे आयोडीनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए ये बेंजीन रिंग है हमारा। बेंजीन रिंग को जब हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमारा बेंजीन रिंग पे आपका ब्रोमीन आके क्या हो जा रहा है? अटैच हो जा रहा है और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसे हम लोग ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे HBr एज बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ हेलोजिनेशन। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी, नेम 2 होमोजीनियस कैटालिस्ट यूज्ड फॉर रिडक्शन। यहाँ पे 2 होमोजीनियस कैटालिस्ट का नाम देना है जो कि हम रिडक्शन कराने में यूज करते हैं। तो आइए इसका भी आंसर देखते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जी, द फॉलोइंग कैटालिस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन फैसिलिटेटिंग द रिडक्शन ऑफ कंपाउंड। तो ये आपके यहाँ पे दिए गए हैं कैटालिस्ट जो कि रिडक्शन में हेल्प कराते हैं। उसने क्वेश्चन में 2 पूछा था, हम यहाँ पे आपको 4 दिए हैं। आपको जो 2 सुटेबल याद करने में लगे आप उन्हें याद कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट यूज होता है फॉर द रिडक्शन। सेकेंड है आपका रोडियम फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड है आपका पैलेडियम सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस एंड फोर्थ है आपका रुथेनियम सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस। ये सारे कैटालिस्ट आपके यूज होते हैं फॉर द रिडक्शन इन द सेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर H। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का H, विच एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर काइनेटिक स्टडीज। तो आइए इसका भी आंसर देखते हैं। तो आंसर है 1H का एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स फॉर काइनेटिक स्टडीज़। तो काइनेटिक स्टडीज़ के लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपके रिएक्शन प्रोग्रेस काइनेटिक एनालिसिस, इनिशियल रेट मेथड, इन सितु रिएक्शन मॉनिटरिंग बाय यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा। एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा रिएक्शन है उसके रेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकें, यानी रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करने के लिए होता है। ओके, और रिएक्शन के मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दीज प्रोटोकॉल्स हेल्प डिटरमाइन रिएक्शन रेट, आइडेंटिफाई रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेस कंडीशन इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको रिएक्शन रेट डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, और ऑप्टिमाइज प्रोसेस कंडीशन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो ऑप्टिमाइज प्रोसेस कंडीशन है उसे मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स देखते हैं। और भी टेक्निक्स यूज होते हैं इस एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स में, जैसे आपका HPLC हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का
आई, नेम फ्यू पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का नाम आपको बताना है। बहुत ही इजी है, ये तो आप जनरली खुद भी जानते होंगे। ठीक है, आइए इसका भी आंसर देखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट का आई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम लोग पीपीई भी बोलते हैं। जनरली पीपीई भी करके पेपर में लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जब भी कॉलेज लेवल पे भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पीपीई यूज करते हैं। लाइक ग्लव्स यूज करते हैं हाथ में पहनने के लिए कि रिएक्शन के दौरान कुछ हो ना जाए, हाथ के सेफ्टी के लिए। सेकेंड है सेफ्टी ग्लासेस, हम लोग आंखों पे कोई गॉगल्स या सेफ्टी ग्लासेस लगाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारे आईज़ को इफेक्ट ना करे। थर्ड है लैब कोट्स, हम लोग अप्रन या लैब कोट्स यूज करते हैं ताकि कोई केमिकल वगैरह हमारे बॉडी पे ना आए, उससे बचने के लिए। थर्ड है फेस मास्क, अपने फेस को कवर करने के लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग फेस मास्क भी यूज करते हैं। फोर्थ है क्लोज टू शूज़, आप इंडस्ट्रीज़ में जाकर देखेंगे तो जनरली यहाँ पे आपको क्लोज टू शूज़ मिलता है, तभी आप अंदर लैब वगैरह में जा सकते हैं पूरा फिट करके क्लोज टू शूज़ पहन के। ठीक है, तो ये आपके 5 पीपीई थे। बाय यूजिंग पीपीई इंडिविजुअल्स कैन वर्क सेफली विथ केमिकल्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंश्योरिंग अ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पीपीई आप यूज करते हैं ताकि आपको आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए सेफ्टी मिल सके। ठीक है, जो रिस्क के चांसेस होते हैं इससे कम हो जाते हैं, और हमें जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ईजी आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जे, मेंशन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी आंसर है इसका भी, आइए देखते हैं। आंसर फर्स्ट जे, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आप जानते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने वाले मशीन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को दिखाया है। फर्स्ट है आपका वाटर एक्सटिंग्विशर, जिसे क्लास 1 फायर कैटेगरी में रखा गया है, और ये हम कब यूज करते हैं, जब कहीं पेपर या वुड में आग लगा हो तब हम लोग वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। सेकेंड है आपका फोम एक्सटिंग्विशर, क्लास बी फायर्स, तो और ये क्लास बी फायर्स के अंदर आता है। फोम एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज फ्लेमेबल लिक्विड की जगह पे करते हैं। अगर कहीं जैसे पेट्रोल टंकी वगैरह या डीजल वगैरह फ्लेमेबल लिक्विड की जगह यदि आग लग जाता है तो हम वहाँ पे फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, आप एफ से रिलेट कर सकते हैं, एफ फॉर फोम और एफ फॉर फ्लेमेबल लिक्विड, तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, ये क्लास ए बी सी फायर्स, ये तीनों के लिए ही आपके यूज किए जाते हैं। चाहे फ्लेमेबल लिक्विड वाले प्लेस पे आग लगी हो तो भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर यदि कहीं इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह यदि हो गया है तो यहाँ पे हम लोग ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है, लास्ट है हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है, जो कि क्लास बी एंड सी फायर्स के लिए होता है। यानी कि अगर कहीं फ्लेमेबल लिक्विड वाले प्लेस पे फायर लगी हो या फिर इलेक्ट्रिकल फायर हो, हम यहाँ पे CO2 एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है, कह रहा है द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फायर एंड द इन्वायरमेंट इन विच इट माइट अकर। तो आपके जो टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आग लगा हुआ है, और उसी टाइप के हिसाब से हम लोग अपना फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो बहुत ही ईजी था स्टूडेंट ये ए सेक्शन। आप कोई भी सेक्शन सॉल्व कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपको ना सभी प्रीवियस ईयर पेपर का ए सेक्शन ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वहीं से रिपीट करता है। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सेक्शन ए के प्रीवियस पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन। सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पे लेकिन आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका डिफाइंड एंड एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ स्केल अप प्रोसेस। सेकेंड है आपका राइट नोट ऑन एनी एरोमेटिक नाइट्रेशन काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इक्विपमेंट फॉर टेक्निकल नाइट्रेशन। तो इनमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है।
नेक्स्ट है आपका राइट नोट ऑन एनी टू, यहाँ पे भी कोई 2 अटेम्प्ट करना है, चाहे रिएजेंट सेलेक्शन, MSDS शीट। थर्ड है आपका रूट सेलेक्शन, यहाँ पे भी आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि टोटल में से भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसमें 3 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से भी कोई 2 और इनमें से भी कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप देख रहे हैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रति क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से सिर्फ आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है और सभी क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, एक्सप्लेन इन प्रोसेस कंट्रोल एंड वैलिडेशन ऑफ लार्ज स्केल प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस टाइप ऑफ इवेपोरेटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सी है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी 2 पे आपको डिस्कशन करना है, H2O2, चाहे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंडिएंट रूट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलोबरेट द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन एफ है आपका, राइट एग्जॉस्टिव अकाउंट ऑफ OHSAS 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इफ्लुएंट आर मैनेज्ड। तो ये आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो। तो स्टूडेंट, यदि इन प्रीवियस ईयर पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट करता है, चाहे वो सेक्शन ए का हो, बी का हो या सी का हो, और यदि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिपीट करेगा आप ज़रूर से बताइएगा कि किस सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।